नहीं नहीं, यही सच है। और वह धीमी धीमी हंसने लगी। वो उदास नहीं हुई थी, वह लज्जित भी नहीं हुई थी। मैं और दुविधा के चक्रों में फंसने लगी थी। अरे ये क्या है? तभी मुझे सड़क पर एक बाइक के जाने की आवाज सुनाई पड़ी। इस आवाज पर मेरे खिंचाव की प्रतीक मोनिका सिंह, जिसे मैं ना जाने खुश करने के कितने यत्न कर रही थी, वही मुझे छत के उस छोर पर अकेला छोड़ के दूसरे हिस्से पर भाग कर चली गई। उसके इस बेसब्र बेसुधपन से मैं अचंभा में रह गई थी और नहीं जानती क्यों मेरी नजर पहले उसके दुपट्टे पर गई और उसे वही रखा देखकर मेरी नजर तल्लीनता से उसका पीछा करने लगी थी। वो कुछ देर वहीं खड़े खड़े नीचे देख हथेलियों से इशारे करती रही। फिर उसने पीछे मुड़कर मुझे भी इशारा कर अपने पास बुला लिया। मैं आसक्त चुंबक से खिंची उसकी ओर चल दी। उसने मुझे नीचे का दृश्य दिखाया। मैंने देखा वह सड़क पर धीमी गति से चल रही एक मोटर बाइक मुझे दिखा रही थी। मोटर बाइक से भिन्न भिन्न करती ढेर सारी मधुमक्खियों की आवाज आ रही थी। बाद में उसने रहस्य से मेरे कान में खूब स्पष्ट शब्दों में बोला था, वो जो बाइक पर पीछे बैठा है ना, वह प्रतीक है। हमारे बीच कुछ चल रहा है। उसका यह बताने का अंदाज इतना फिल्मी था कि मैं रोमांचित हो गई। मेरे शरीर के मुलायम रोए तनाव में तन गए। उसके बाद ही मैंने दृश्य की महत्वता को समझा। मैंने पहले आवाज सुनी, फिर बाइक की पिछली सीट पर बैठे सवार को देखा, सबका सब स्लो मोशन में। प्रतीक जो बाइक के पीछे बैठा था, मुझे देख ताकत लगाकर मुस्कुरा दिया था। मैं भभूके सी लाल पड़ गई थी। पता नहीं मैं अपने ऊपर हंसे जाने पर गर्म हो गई थी, जिसे मैंने अपने ऊपर हंसा जाना समझा, और अचानक अपने ही हीनता बोध के चरम पर पहुंचे मेरे शरीर का ताप अपने आप ही चढ़ने लगा था, या प्रतीक और मोनिका का आपस में कुछ चल रहा है। इस उत्तेजक खबर के रहस्य की साझेदारी होने से मेरे अंदर एक किस्म की आग प्रज्वलित हो गई थी। सुनो, इस बात को कहीं बताना मत, वह फुसफुसाकर कह रही थी मुझसे। मैंने कहा नहीं नहीं। मैंने अंदर उठते बुलबुले को बाहर आने से रोकने का भरपूर प्रयास किया और ऊपर से सामान्य बनते हुए बोली, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा होमवर्क बचा है। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, थोड़ा ना रुको ना यार, थोड़ा और रुको, और कल से अपनी किताबें यहीं ले आना तुम, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, मजा आएगा। वो नई फिल्म की तरंग में बोलने लगी थी। इससे एक अबुझ सा गुस्सा मुझ में छाने लगा था। मन किया पूछ लूं, ऐसा होता है तुम्हारा पढ़ना कहीं, इसलिए तो जाने कैसा आकर्षण था, लेकिन जिसके तहत बनकर मैं उसमें कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं कर पाई थी। और जैसा जैसा वह कहती चली गई, मैं धीरे धीरे उसी की करने लगी थी और उसी को करने भी लगी थी। एक रात रेडियो पर छाया गीत का कार्यक्रम बज रहा था और अचानक मन की रात को डगमग करता एक गीत बज उठा। मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों दिल नहीं लग रहा था। रात मन में जमते हुए फैसलाकुन स्वरों में सोचने लगी थी, लोगों का पढ़ने में दिल कब नहीं लगता, और लोग बिना अपराध बोध के इतनी मस्ती में कब गाने लगते थे। क्या जब प्रतीक जैसा कोई मिल जाता था और उसके साथ कुछ चलने लगता था तब? ऐसे प्रतीक भैया बड़े स्मार्ट भी थे। मोनिका ने इतरा के बताया था, कॉलोनी की दसियों लड़कियां उनकी दीवानी थी, मगर वो तो सिर्फ मोनिका के दीवाने थे। रोज अरदास के पूरे नियम से वे बाइक पर पीछे बैठे हुए उस सड़क के कई चक्कर लगाते थे, जिस सड़क से मोनिका के छत की दूरी सिर्फ बित्ता भर रह जाती थी। और मोनिका और वे एक दूसरे को अपलक देखते रहते थे, घंटों सिर्फ देखते रहते थे। एक दूसरे को देखते हुए वे कभी मुस्कुराते थे, कभी दिल पर हाथ रख इशारा करते थे। एक दिन मोनिका ने वहीं से मुझे जोर से गाने को उकसाया था और मैं निर्देशानुसार जोर से आवेश भर में गा उठी थी, जीजा जी होने वाले जीजा जी, शादी के फेरे हैं 7 और हमारी शर्तें हैं 7। मेरी अनगढ़ बेसुरी मगर साफ लफ्जों वाली आवाज में गाना सुन प्रतीक भैया सड़क पर बाइक पर बैठे बैठे ही खूब ठट्ठा के हंसने लगे। और छत पर किए गए खुलासों में से मोनिका का प्रतीक भैया के फ्यूचर के बारे में किया गया खुलासा बहुत आशा से भर देने वाला था उसके लिए। पता है, प्रतीक पढ़ने में बहुत अच्छा है और कॉलेज यूनियन में भी है। मेरे सामने एक हीरो का वितान खींचने लगा था। वैसे उसका फैमिली बिजनेस है, अंकल उसके पापा यानी वकील हैं, मगर प्रतीक के बड़े भैया फैमिली बिजनेस संभालते हैं। इस कथन के पीछे उसका यह आशय तो जरूर ही था, प्रतीक को पढ़ने के बाद मगज खपाने की जरूरत नहीं होगी, फैमिली बिजनेस उसका इंतजार कर रहा है। इतना बताकर वह छत पर गोल घुमेर लगाने लगी थी, जैसे कोई फूल सुरक्षा भाव से भरा हुआ तेज हवा में भी मदमस्त हो कपकपाता रहता है। जिस रोज ममा ने एक नए तरीके से मुझसे पूछा था, बेटा मोनिका कुछ अपने बारे में बताती है, खुश रहती है वो? उस दिन मैं उनके नए तरीके को समझ ना पाने की असफलता से खिंचकर बोली थी, मम्मा कैसी बातें पूछती हैं आप? मम्मा ने ठीक तरह से मेरे मामलों में अपने हस्तक्षेप को समझकर बड़े प्यार से कहा था, चिढ़ो मत बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कॉलोनी के लोग बता रहे थे कि मोनिका के पापा थोड़े अजीब हैं। उनकी नौकरी भी परमानेंट नहीं और वे उस पर बड़ी सख्ती भी करते हैं, कहीं बाहर आने जाने भी नहीं देते हैं, सुना है मैंने ऐसा।
अपनी खींच से उबर कर जब सोचा तो मम्मा की बातें सही लगने लगी। वाकई मैंने मोनिका को कॉलेज जाने के अलावा सिर्फ छत पर अकेले देखा था, कहीं और अकेले तो बिल्कुल नहीं देखा था, न बाजार में न किसी दोस्त के घर। इसीलिए तो प्रतीक भैया और मोनिका छत के सहारे ही प्यार करते थे, बेचारे दोनों। मेरे मन में दोनों के प्यार को अंजाम देने की अवसरहीनता को ले दया उमड़ने लगी थी। अगले दिन जब उसने वही छत से खड़े खड़े मुझे छत पर आ जाने का इशारा किया तो मैंने चिल्लाकर कह दिया, ना आज मैं नहीं आ पाऊंगी, आज तुम आओ। मैं जानती थी यह समय प्रतीक भैया और उसके छत पर देखने का समय होता था और इसे छोड़कर मेरे घर चले जाना वह आसानी से गवारा नहीं करेगी, मगर फिर भी मैंने कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह छत पर अपनी मम्मी को ले आई थी और मेरा कमरा और पढ़ने का टेबल दिखाकर कुछ कहने लगी थी। इसके 5 मिनट बाद ही मेरे घर के दरवाजे की घंटी बज चुकी थी। ये तो बड़ी नई बात हो गई। मेरी सांसें तेजी से दौड़ने लगी। उसका यूं मेरे घर आना हम दोनों के लिए नई आज़ाद हवाओं का साथ लाना भी था। वह अपने ऊपर थोपी गई सख्तियों की वजह से और मैं अपने संकोच की वजह से अभी तक कॉलोनी की सड़कों पर अन्य लड़कियों की तरह चहलकदमी करने से महरूम रहे थे। अब हम बेलोस हवाओं की तरह रोज मोहल्ले में बहने लगे थे। इसी के साथ प्रतीक भैया से चुपचाप गुपचुप मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया था और मैं ईमानदारी से दोनों की मदद करने में जुट गई थी। दोनों के मिलने के नियत स्थानों में एक अधबना मकान भी शामिल था जिसकी दीवारें खड़ी हो गई थी। घर को कमरों में बांटा जा चुका था मगर जिसकी छत अभी डली नहीं थी। वहां बैठकर हम तीनों अक्सर चांदनी और तारों से बने चंदावे को देर तक आंख उठाकर देख सराहते रहते थे। वक्त तो उस दौरान कैसे इतना झटपट भाग जाता था समझ में नहीं आता था। इधर कॉलोनी में मोनिका जैसी खूबसूरत लड़की के साथ घूमने से मेरी भी पूछ परख बढ़ गई थी। अब उसकी ओर खिंचने वाली लड़कियां मुझे भी भाव देने लगी थी। मोनिका का व्यक्तित्व जो जबरदस्त ढंग से बदलता जा रहा था। छुप छुप कर करने वाले काम अब वह निडर होकर करने लगी थी। जैसे कभी वह सड़क पर चलते हुए जोर से कुछ गाने लगती थी, कभी शरारत से अपना दुपट्टा गिरा देती और देर तक उसे नहीं उठाती थी। इस बीच बीसियों लोग उसे देख लेते थे, इस पर खूब जोर से हंसने लगती थी। कभी कभी तो वह प्रतीक भैया का हाथ पकड़ लेती थी और कभी मेरी अकबकाहट को नजरअंदाज करते हुए वह उनके कंधे पर ढलक जाती थी। यूं ही चलते चलते जहां तक प्रतीक भैया की बात थी तो वह वैसे ही धैर्यवान बने रहे जैसा छत पर मोनिका को देखने के समय हुआ करते थे। वे मोनिका के पागलपन पर धीरे से हंस देते थे, प्यार से खुश होकर उसके सिर पर हाथ फेर देते थे और मुझे ढेर सारे गिफ्ट देते थे। जैसे एक बार एक खूबसूरत सा पेन, मेरी प्रिय किताब और अनेक बार मेरी पसंद के ढेरों चॉकलेट्स भी। जब पहली बार मोनिका ने मुझे अलगा कर प्रतीक से मिलने की इच्छा जाहिर की थी तो मैं उसकी आकांक्षा के तनाव से भी अधिक तनावग्रस्त हो गई थी। मुझे अजीब लगा था, बहुत अजीब। वह हड़बड़ाते हुए कह रही थी, आज तुम संजना के साथ थोड़ा घूम लो, इस बीच में प्रतीक से अकेले में मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मगर 15 मिनट में आ जाना वरना आंटी डांटेंगी। मैं चेहरे पर अजीब लगने वाला भाव लाए बिना बोली और उससे आंख न मिला पाने की अवश्य भावना से भर महत्वपूर्ण भाव से अपनी घड़ी देखने लगी थी। उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया था। वह घोड़ों की तरह तेज भागती हुई कहीं गुम हो गई थी। मुझे लगा वो मेरे अंदर से भी कुछ चुरा कर भाग गई थी। मैं लस्त भाव से चलकर संजना के ग्रुप में बैठ गई, लेकिन मुझे उनकी बातों में जरा भी मजा नहीं आया। जब मोनिका को गए हुए आधा घंटा हो गया और फिर भी नहीं आई तो मैं नाराज कदमों से घर की ओर चल दी। तभी मुझे अपने पीछे 2 जोड़ी कदमों के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।